नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। बीते 2 साल से, यानी कि अगर आज के ठीक 2 साल पहले चले जाएं तो 12 अप्रैल 2023 से गोंदलपुरा पंचायत, जो कि बड़का गांव के इलाके में आता है, वहां पे हजारों की संख्या में ग्रामीण जो हैं डटे हुए हैं अडानी के खिलाफ। आपको याद होगा कि 2021 में जैसे ही निजी क्षेत्रों को कोल एरिया में अलाउ किया गया और ऑक्शन में जो गोंदलपुरा का जो इलाका है जहां पे कोल माइनिंग होना है, जो ये पूरा कर्णपुरा कोल बेल्ट के इलाके के अंतर्गत आता है, उसमें अडानी को यह मिला है माइनिंग के लिए। और उसके खिलाफ जो है गोंदलपुरा पंचायत के जो 4 गांव हैं खास करके, जिसमें हाहे, गाली, बलोदर और गोंदलपुरा, यहाँ के ग्रामीण बीते 2 साल से धरने पर बैठे हुए हैं। और आज जब यह 2 साल पूरा हुआ है तो ग्रामीणों ने आज के दिन को धिक्कार दिवस के तौर पे मनाया है। वजह आप समझ रहे होंगे कि जब 2 साल से धरना दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीणों के बातों को, मांगों पर जो है संवेदनशीलता के साथ अब तक जो है किसी के द्वारा, सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो है उन लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं किया गया, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिशें नहीं की गई है। ऐसा आरोप जो है प्रदर्शनकारियों ने आज धिक्कार दिवस के दौरान लगाया है। हम लोग आज के इस लाइव में प्रयास करेंगे कि दरअसल अडानी को लेकर के इतने गुस्सा में ग्रामीण क्यों हैं, और तब जबकि बकायदा ऑप्शन के साथ हुआ है और 2014 के पहले यह डीवीसी और एमटा को बकायदा यह कोल का जो इलाका है कोल माइनिंग का, वो पहले अलाउड था। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो पूरे देश भर में 214 जो कोल माइनिंग जो रद्द किया गया था प्रोजेक्ट को, उसमें से एक गोंदलपुरा भी था। लेकिन 2021 में अडानी को यह प्रोजेक्ट मिला ऑक्शन के तहत। लेकिन ग्रामीणों का यह आरोप है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है, उसको किनारे करके, खारिज करते हुए फिर से जो है यहाँ पे ग्राम सभा की बैठकें नहीं हुई और अडानी को यह चीजें दे दी गई है और जिसका यह लोग विरोध कर रहे हैं। कोशिश यह भी होगी कि ये जो कर्णपुरा बचाओ संघर्ष समिति के जो लोग हैं उनको भी इस लाइव में जोड़ा जाए, ताकि आपको समझा सकें अच्छे से कि आखिरकार इतना विरोध क्यों है। तब जबकि जो नियम प्रक्रिया का जो दावा है उसके तहत अडानी को यह दिया गया है। तो इससे पहले कि हम लोग सवालों का जो है सिलसिला शुरू करें, सबसे पहले जो इस कर्णपुरा बचाओ संघर्ष समिति के जो एक केंद्रीय सदस्य हैं विकास महतो, जो काफी मुखरता के साथ वहां पे एक्टिव हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो आपको सबसे पहले अपनी बात रख दें। और लाइव में हमारे साथ विकास महतो जो केंद्रीय सदस्य हैं कर्णपुरा संघर्ष बचाओ समिति के, वो जुड़ भी गए हैं। विकास जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपके धैर्य का भी स्वागत है कि आप लोग लगातार 2 साल से जो है अड़े हुए हैं। अब आप यह बताइए दर्शकों को, जो द फॉलो अप के जो हमारे दर्शक हैं और जो जिम्मेदार लोग जो देखते हैं, उनको आप पहले समझाइए कि दरअसल आप लोग 2 साल से क्यों लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जोहार, कर्णपुरा बचाओ संघर्ष समिति के ओर से जी। और 2 साल आज पूरा हुआ है सतत धरना कार्यक्रम का जी। तो हम लोग का यही कहना है कि ये जो बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत जो गोंदलपुरा एक पंचायत है, गोंदलपुरा गांव भी है, वहाँ 4-5 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। ये कोल ब्लॉक अभी अडानी को मिला है। जी। 2014 से पहले ये कोल ब्लॉक डीवीसी और एमटा को आवंटित था और 2014 में ही पूरे देश के 214 कोल ब्लॉक रद्द किए गए, उसमें से ये भी कोल ब्लॉक शामिल था। तो मेरा कहना सीधा है कि जब ये कोल ब्लॉक शामिल था और रद्द हुआ तो ये कोल ब्लॉक रद्द होना चाहिए, बजाय सीधा एमटा और डीवीसी से सीधा ट्रांसफर कराया गया और 2021 में ये कोल ब्लॉक अडानी को दिया गया। जी। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का भी उल्लंघन है और ये तो संवैधानिक रूप से ये असंवैधानिक बात है।
मतलब आप क्या बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो, आप सुन लीजिए सवाल, क्या आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे देश भर के 214 कोल जो आवंटित कोल ब्लॉक था उसको जब रद्द किया और उसमें गोंदलपुरा भी था, तो इसको भी रद्द मान लेना चाहिए था, नए सिरे से इसका नीलामी होना चाहिए था। जी जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, डीवीसी को उस समय ये आपको फॉरेस्ट लैंड में क्लियरेंस लिया हुआ था, जबकि जनता ने उसको काफी विरोध किया था। विरोध के बाद भी जबरदस्ती उसने मतलब फर्जी ग्राम सभाएं करके वो फॉरेस्ट क्लियरेंस ले लिया था जी। उसी फॉरेस्ट क्लियरेंस को ये उसी का मतलब ये बताते हुए उसको ट्रांसफर अडानी को बताते हुए वहां से प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, जबकि होना ये चाहिए था कि 2013 के कानून के हिसाब से कोई भी कोल ब्लॉक को लगने से पहले एक बैठक होनी थी, ग्राम सभा को बात सुनाई जानी थी, उनकी सहमति लिया जाना था, उसके बाद ही उनकी राय के बाद ही कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया आगे करना था। जबकि ये कोई भी प्रक्रिया वहां नहीं हुआ, चाहे वो डीवीसी का बात हो या डीवीसी के बाद अडानी कोल ब्लॉक को जब मिला तो अडानी ने भी ये कोई काम नहीं किया। अब जब सेक्शन 4 के तहत जब वो कार्रवाई किया तो सामाजिक आकलन या परिवार जन सुनवाई का जो प्रक्रिया होता है उसमें ग्राम सभा एक दो बार नहीं, हमको लगता है कि एक एक मामले में 3-3 4-4 बार ग्राम सभाएं हुई है। और उन ग्राम सभाओं में जो भी अधिकारी ग्राम सभा करवाने के लिए गए, चाहे वो सीओ हो चाहे बीडीओ हो जो भी हो, वो गए और एकदम भारी विरोध को देखते हुए ग्रामीणों को लिखित तौर पे दिए कि ये ग्राम सभा भारी जन विरोध को देखते हुए ये बैठक ग्राम सभा रद्द मानी जाती है, हम इसको रद्द करते हैं या स्थगित करते हैं। ऐसा लिखित होने के बाद भी हमारे डीसी महोदय जो है वो खदान खुलवाने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, ये सारे चीजों को दरकिनार करके, जबकि उसका हम लोग के पास लिखित प्रमाण है। और हम लोगों ने मतलब विकास जी आप बड़ी बात बोल रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि ग्राम सभाओं के दौरान जो अधिकारी खास करके सीओ हो या बीडीओ हो जब वो आ रहे थे और ग्रामीणों के विरोध को बकायदा जब वो रिकमेंड कर रहे थे अपने वरीय अधिकारी के पास, डीसी के पास, तो वो उन अधिकारियों के रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया गया, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं? जी, जबकि वो जो लिखित में दिए कि आज जो ग्राम सभाएं रद्द हुई है उसकी कॉपी हम लोगों ने भी, ग्राम सभा के लोगों ने भी पूरे ग्रामीणों के हस्ताक्षर के साथ वॉल्यूमवाइज हम लोग उपलब्ध करवाए डीसी को कि देखिए आपके सीओ साहब ने आपको पता नहीं क्या भेजा नहीं भेजा अलग बात है, लेकिन वो रद्द हुआ, वो आपके ही अधिकारी ने लिखित दिया है, ये हम अपने तरफ से देते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी हमारा जो डीसी है वो बार बार असंवैधानिक काम कर रहे हैं। उनको तो लगता है जैसे जनता की मंतव्य का, जनता का अधिकार का तो कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है, सिर्फ अडानी जो बोले यही महत्व है। तो आगे क्या चाहते हैं? देखिए एक चीज तो है विकास जी, आप 2 साल से आप लोग लगातार धरने पे हैं, हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से धरना जो है अनवरत चल रहा है, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप इसको ऐसे देखिए कि लोग जो आपको सुन रहे होंगे और आम तौर पे जो ये कथित विकास का जो एक अवधारणा लोगों के जहन में है कि भाई जहाँ पे खनिज है तो वहाँ पे माइनिंग तो होगी, तब तो वो जो डेवलपमेंट जो चल रहा है जिसको लेकर के दावा किया जाता रहा है, तो आप लोग तो एक तरीके से उसमें बाधा क्रिएट कर रहे हैं। देखिए अगर माइनिंग ही होना है तो माइनिंग करने का भी कोई प्रक्रिया है ना, कानून है ना। हाँ। यहाँ तो कोई कानून ही नहीं चल रहा है, यहाँ तो सीधा दादागिरी चल रही है। प्राइवेट सेक्टर को अधिग्रहण करने के लिए 80% जनता की, रैयतों की सहमति चाहिए। अगर यह सहमति होती है तभी वो माना जाएगा और तभी वो वहां खदान खुलेगा, जबकि पूरी जनता इसके खिलाफ में है। तो क्या इन कानूनों को दरकिनार करके उसको विकास करना है? विकास और किसके लिए करना है? अडानी के लिए। जब जनता खुद कह रही है कि इस परियोजनाओं से क्या नुकसान होगा और जो नुकसान होगा इनसे जो नदी है, नदियां जो नष्ट होंगी, जंगल जो नष्ट होंगे, वो कभी अब जब नष्ट होने के बाद उसका क्षतिपूर्ति नहीं हो सकता। ऐसे में सामाजिक आकलन जो होता है उन तमाम चीजों पे जहां जनता की बात रखी जानी है उनमें संवैधानिक तरीके से बात रखा है, तो यहाँ तो कोई नियम ही नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हैं, सोशल असेसमेंट भी नहीं हुआ है वहां पे? सोशल असेसमेंट फर्जी हुआ है। सोशल असेसमेंट में ऐसे ऐसे रिपोर्ट बनाए गए हैं जो हंसी वाला बात है। आप चीजों को सही तरीके से रखें, वहां जो प्रभाव पड़ेगा उसका सही आकलन हो और तब अगर कोई चीजें पास हो तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप
कानून को मानेंगे ही नहीं, दरकिनार करके जन भावनाओं का सीधा दरकिनार करके आप सीधा दादागिरी करेंगे तो हमारे नजरिए से तो असंवैधानिक है, गैर कानूनी नहीं तो है। आपकी बात से तो इतना स्पष्ट जरूर हो रहा है कि एक स्पेस है, और वो स्पेस है कि कानून पूर्वक जो है और जो कानून बोलता है उसके तहत होना चाहिए। अब आपका आरोप है कि भाई कानून का पालन ही नहीं हो रहा है, जिसमें आप बोल रहे हैं कि ना ही सोशल असेसमेंट हुआ है, ना ही ग्राम सभा की बैठकें हुई है, आप ऐसा बोल रहे हैं जी। तो आप क्या करेंगे? आप 2 साल से तो धरना पे बैठे हुए हैं, आज आप लोग धिक्कार दिवस भी मनाए, और 2 साल से जब बैठने के बावजूद चीजें आपके हिसाब से या फिर आप लोग जो मांग कर रहे हैं उसके अनुरूप नहीं बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, तो आगे क्या ये लगातार सिर्फ धरना पे बैठने मात्र से चीजें हो जाएंगी? क्योंकि दूसरी तरफ आप खुद ये दावा कर रहे हैं कि चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस हो या फिर और जो चीजें हैं, सामाजिक सर्वेक्षण की जो बात है, सारा रिपोर्ट तो उन जिस ग्रुप के खिलाफ, अडानी के खिलाफ आपने मोर्चा संभाल रखा है, तो उनके पक्ष में चीजें कागजी तौर पे तो वो मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। वो कागजों में भले वो मजबूत कर लें, हाँ, लेकिन हम अपनी जमीन पर अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे और संघर्ष चलता रहेगा। ये दुर्भाग्य है कि लोकतांत्रिक देश में जनता की आवाज को दरकिनार करके जबरदस्ती लेने के लिए इस देश की जो स्थिति है उसको गृह युद्ध की ओर धीरे धीरे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें चाहे आर पार की जो भी लड़ाई होगी, हम लोग को कुर्बानी भी देना होगा तो हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग अपनी असंवैधानिक ढंग से किसी को जमीन छीनने नहीं देंगे। और हम इसके लिए सतत धरना प्रदर्शन भी चलेगा और पूरे कर्मपुरा में हम लोग इसके लेके जन जागरूकता का अभियान चलाएंगे भी, और लड़ाई को हम लोग बैठकर आगे और मजबूत करने के आज हम लोग का आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक जी राजकुमार भरत जी वो समर्थन देने आए थे। ऐसे देश के विभिन्न संगठनों के लोग, हमें पंजाब से भी लोग आए थे और भी पटना से भी लोग आए थे, कई जगह से लोग आए थे। तो अब हम लोग इस आंदोलन को पूरे व्यापक मूवमेंट बनाने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, और अब देश के तमाम जन संगठनों को जोड़ते हुए हम लोग अपनी बात को मजबूती से रखने का काम करेंगे कि संविधान का 39B ये कहता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण समुदाय के अधीन है। तो समुदाय का भला किस प्रकार से होगा उसके लेके संविधान में भी गाइडलाइन है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 8 जुलाई 2013 को कि जमीन मालिक ही खनिज का मालिक है, सरकार नहीं। मेरा ये कहना है कि क्या सिर्फ अडानी या एक दो कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटन कर देने से क्या देश का भला हो जाता है क्या? वो तो नहीं, ये तो फिर पॉलिटिकल सवाल की ओर आप बढ़ जा रहे हैं। बात सीधी सी है कि आप ये बोल रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से और ग्रामीणों के हित में जो चीजें होनी चाहिए और जो कानून बोलता है उसके हिसाब से अगर काम होगा तो आप लोग माइनिंग होने देंगे, और नहीं तो नहीं होने देंगे। आप यही बोल रहे हैं ना कुल मिलाकर के? बिल्कुल। यहाँ जो क्षतिपूर्ति, जो क्षति होने की जो संभावना है उस पर निष्पक्ष ढंग से, सही ढंग से आकलन होगा और सही तरीके से कानून के दायरे में काम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए एक आखिरी सवाल विकास जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, चूंकि जो स्थानीय साथी पत्रकार हमारे हैं हजारीबाग में, उन्होंने जो आपका जो कार्यक्रम से संबंधित जो वीडियो जो आज का था उसको मैं सुन रहा था, आप भाषण दे रहे थे। एक चीज तो जरूर समझ में आई कि मौजूदा जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, आप लोग नाराज जरूर हैं हेमंत सोरेन से, लेकिन उम्मीद जरूर आपकी अभी भी हेमंत सोरेन से ही है। यही वजह है कि आप जो भाषणों में जो आप चीजों को जो बोल रहे थे उसको मैं जब सुन रहा था तो उसको कुल मिलाकर के सार यही था। तो क्या हेमंत सोरेन से भी कोई मुलाकात की बात आप लोगों की हुई है कभी, या फिर आप लोग मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं? क्या है इसमें? हेमंत सोरेन सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, इन सारे राजनीतिक पार्टियों को कंपनियों से चंदा होनी चाहिए, और इसके चक्कर में ये भी डीसी तो इनके अंदर है ना, भूमि का मामला तो राज्य सरकार के अधीन है ना। भूमि, हमारा ये जो आज का धरना था उसमें बैनर में ही लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार और यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों की संवेदनहीनता और अडानी प्रेम के खिलाफ हमारा प्रदर्शन में धिक्कार दिवस के रूप में हमने मनाया। तो हम कहीं इनके ओर भी सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि अभी जो जमीन का मामला है वो तो झारखंड सरकार से ही जुड़ा है
और ये भी इन मामलों में चुप हैं और सभी के सहमति से डीसी ऐसा बदमाशी किए जा रही है। नहीं तो बातचीत ही समाधान बनेगा ना। मान लिया कि आप जो भी बोल रहे हैं करना तो इन्हीं लोगों को है जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए हैं। तो मेरा सवाल है कि आप बातचीत के लिए कोई विकल्प तलाश रहे हैं, मतलब कोई प्रयास हो रहा है आप लोगों की तरफ से? देखिए, अगर ऐसा अवसर मिलता है तो हम लोग जरूर बात करके सुलझाना चाहेंगे, लेकिन इस गोंदलपुरा का मामला को देश के संसद में भी बात उठाया गया जी। और मुख्यमंत्री से भी, चंपा सोरेन से भी मुलाकात की गई थी, ये हेमंत सोरेन जी से भी बात हुआ है, कई बार राजभवन में भी धरना हुआ है और लिखित तौर पे बहुत सारे कागजात से इनको हम लोग जहां उचित प्लेटफॉर्म में लिखते रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा पहल करें कि यहाँ की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए अगर बात करके इस मामला को सुलझाना चाहें तो बिल्कुल हम लोग तैयार हैं और उनको करना चाहिए। आज हम लोग के लिए ये जीवन मरण और अस्तित्व का सवाल है, तो इस पर पहल करते हुए जितने। चलिए, शुक्रिया विकास जी। चूंकि लाइव का कुछ लिमिटेशन है, लंबे वक्त तक हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं साथ रह सकते हैं, फिर आपसे हम लोग बातचीत करेंगे। और सर, ये विकास महतो थे, कर्णपुरा बचाव संघर्ष समिति के केंद्रीय सदस्य। आपने सुना ही और दर्शकों ने भी सुना कि किस तरीके से ये लोग जो है उस बात पे रिजिड हैं, एक तरीके से जो इनके हक की भी बात है। इन लोगों का ये कहना है कि भाई, जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉकों को रद्द किया 214 को, उसमें से एक गोंदलपुरा भी था। तो नए सिरे से जब फिर से आवंटन हुआ और उस समय निजी क्षेत्रों को उसमें अधिकार दिया गया ऑक्शन में, तो अडानी को मिला। इन लोगों आंदोलनकारी और जो प्रदर्शनकारी हैं वो बोल रहे हैं कि भाई फिर से क्यों नहीं ग्राम सभा हुआ या फिर सोशल असेसमेंट जो होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया, और अब जो है जबरन जो है एक तरीके से और गलत तरीके से, ऐसा आरोप ये लोग लगा रहे हैं। हाँ, देखिए, एक दो चीजें तो वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। जो अब कहीं पर माइंस है तो उसका माइनिंग होगा और ये देश हित में भी है और उस इलाके के हित में भी है। लेकिन उनका ये कहना बिल्कुल सही है कि जो माइनिंग करने के जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, आप उस प्रोसेस से आइए और माइनिंग कीजिए। मान लीजिए जो माइनिंग से वनों का विनाश होगा, रैयती जमीन जो है सो वो माइनिंग में चले जाएंगे, किसी का घर टूटेगा, तो जो मुआवजा का प्रावधान है, जो ग्राम सभा का प्रावधान है, वो आप कीजिए और उसके तहत उसका सोशल असेसमेंट करके और उसके बाद उसका जो क्षतिपूर्ति है उसका भुगतान कीजिए। उस इलाके के विकास के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो कीजिए और आप माइनिंग कीजिए। ये तो कहना बिल्कुल सही है और इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि झारखंड इस दंश को बहुत झेला है। मतलब आप देखते ही होंगे जो हर विधानसभा में एक विस्थापन आयोग के गठन की मांग उठती है। इस बार भी सरकार ने कहा है कि हम विस्थापन आयोग बनाएंगे ताकि जो विस्थापित हुए हैं उनका हक हम दिला सके, उन्हें उनको मुआवजा दिला सके। तो ये बात तो देखने में तो बिल्कुल जो बोल रहे हैं वो तो सही तौर पर सही लगती है। लेकिन आप ये देखिए ना, इन लोगों का, ग्रामीणों का जो आरोप है वो तो बड़ा गंभीर आरोप है। वो ये बोल रहे हैं कि सोशल असेसमेंट जो कानून के तहत बोला जाता है वो भी कराया गया है, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि ये फर्जी तरीके से हुआ। ग्राम सभाओं की बैठकों को भी लेकर के ये बोल रहे हैं कि जो भी हुआ वो फर्जी तरीके से हुआ। और आप देखिए कि तकरीबन 340 एकड़ फॉरेस्ट लैंड है, ये जो पूरा 1300 एकड़ का जो ये बोल रहे हैं, जिसमें 340 एकड़ फॉरेस्ट लैंड है और उसके बाद रैयती जमीन तकरीबन 250 एकड़ के पास है और 700 एकड़ जीएम लैंड है। और इन लोगों का कहना है कि ग्रामीण वहां अभी भी मतलब जो है रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण वहां से निकल गए। नहीं, ग्रामीण वहाँ रह रहे हैं। जो हम देख रहे थे, जो जानकारी है कि ग्रामीण रह रहे हैं, इसीलिए वहाँ जो मुआवजा का प्रावधान किया गया है लगभग 25 लाख रुपया प्रति एकड़ मतलब ग्रामीणों को देने की बात है। उसके अलावा जो उनके घर टूटेंगे, नए घर बनाने के लिए नौकरी की बात है। तो ग्रामीण तो रह ही रहे हैं और साथ साथ वो खेती का भी कुछ इलाका है जो जिससे ग्रामीण प्रभावित हो रहा है। बड़का गांव का जो इलाका है वहाँ सब्जी उब्जी अच्छे मतलब की अच्छी पैदावार होती है। तो ग्रामीणों की मांग सही है, लेकिन अब देखिए ये इस तरह का जो मामला है उसमें सरकार को बहुत पारदर्शी तरीके से निर्णय लेना होगा। आप देख रहे होंगे जो ये बड़का गांव का इलाका है वो अब
माइनिंग को लेकर ये भी बोल रहा है जो जान देंगे जमीन नहीं देंगे, मतलब इनकी भाषा आप भी सुन ही रहे थे। और हाल में आप देखे हैं जो एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या हो गई है, फिर अमन साहू की हत्या को भी इससे कोलिडेट किया जाता है उस क्षेत्र के कोयला खनन को लेके। तो इसमें सरकार को भी आगे आके बहुत पारदर्शी तरीके से इस तरह के मामले को सुलझाना होगा, क्योंकि ये पहले से झारखंड में आग लगी हुई है, माइनिंग से विस्थापन, मुआवजा का नहीं मिलना, नौकरी का नहीं मिलना। तो इसको बातचीत के जरिए और पारदर्शी तरीके से समझा के जो उस इलाके के लोगों का भला हो माइनिंग से, मतलब ऐसा नहीं जो अडानी वहां से कोयला निकाल कर अब बेचे और उससे वो लाभ कमाए। ऐसे ऐसे जो दिखाया गया है कागज में, उसमें कहा गया है जो लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष उस कोयले के मतलब खनन से फायदा होगा, इसमें सरकार को लगभग 20.78% राज्य सरकार 100 करोड़ के आसपास का जो है सरकार को राजस्व प्राप्ति होगी। तो इन सारे मुद्दों को समेकित रूप से हल करना होगा, नहीं तो वहाँ भी स्थिति आप देख ही रहे हैं जो एनटीपीसी को लेके मतलब कितना आंदोलन उस इलाके में हो रहा है। बड़कागांव के जो पूर्व विधायक थे अम्बा प्रसाद ही लगातार मांग उठाती है जो ग्रामीणों का, और ग्राम सभा का फर्जी होना तो ये आम बात हो गई है। जो वो बोल रहे हैं, हर कोई ये आरोप लगा रहा है, उसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। जो ग्राम सभा कागज पर दिखा दिया जाता है और ग्राम सभा की सहमति दिखा के उसको माइनिंग के लिए क्यों। पांडे जी के पास लौटते हैं। पांडे जी, ये जो आशंका है उसके पीछे का आधार है, ग्रामीण जो 2 साल से बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में डर है, और डर के पीछे की वजह है और इसी झारखंड में है। जैसा कि सर भी बोल रहे हैं कि विस्थापन कोई नई समस्या तो है नहीं झारखंड के लिए खास करके, और माइनिंग एरिया में। तो ये जो विकास महतो बोल रहे हैं या फिर जो ग्रामीण जो पिछले 2 वर्षों से लगातार बैठ रहे हैं, इसको लेकर के क्यों नहीं मतलब सरकार अपने तरफ से जो है कोई एक पहल करे और जा करके उन लोगों को समझाए, या फिर उन लोगों को तो भरोसे में तो लेना होगा ना। देखिए, दरअसल ये शुरुआत कहानी हुआ इस पूरे क्षेत्र में 2004 में जब अलॉटमेंट हुआ। वहाँ से ओवर बर्डन हटाते हुए, कंपनसेशन देते हुए, ये तमाम चीज़ें 2016-17 से प्रोडक्शन शुरू हुआ उस एरिया में। अभी एनटीपीसी का 3 प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है और एक चौथा अलॉट हुआ है। उन तीनों प्रोजेक्ट में जो वहाँ के विस्थापित हैं वो अपने आप को देख रहे हैं कि एकदम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। उसका जो एक अनुभव है इस गांव पे पड़ा है, गोंदलपुरा पे, पंचायत पे, कि भैया जब एनटीपीसी जैसा सरकारी संस्थान ऐसा कर दिया बोल के, तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे। अब इस बात को समझिए। अब वहां पे था कि भाई पहले किसी और को था, उसने उस दौरान क्या दिखाया है, कागज पे है कि ओवरबर्डन करीबन 100 एकड़ से क्लियर किया गया था, तब उनका कैंसिल हुआ। इसीलिए उसी समय का वो असेसमेंट जो है, पब्लिक कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं, जन सुनवाई, और इस तरीके से उसको और फॉरेस्ट क्लियरेंस को अप टू डेट मानते हैं। अब देखिए, आज 2014 से जो पहले हुआ था आप उसको बोल रहे हैं। हाँ, जो डीवीसी और एमटा के लिए हुआ था उसी को अडानी के लिए उसको लागू कर दिया। हाँ, मान्य माना जाता है। अब देखिए, नहीं मान्य माना जाता है, कोई कानून है? चूंकि मेरे पास तो जानकारी नहीं, वो तो ये लोग तो उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई कैसे मान्य माना जाएगा, जब 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून दूसरे तरीके से आया है, 14 में रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि वहां पे इलीगल तरीके से फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ उसके आधार पे रद्द हुआ। ये जो 214 ब्लॉक पूरे भारत में रद्द किए वो उसके अलग कारण थे। चूंकि एक जगह का जमीन ज्योग्राफिकली वही था, रिटेन किया है, और वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिल गया है, तो इसलिए माना जा रहा है, नहीं कहा भी जाता है और ये कानूनतः भी है कि भाई वो मान लिया जाएगा कि वहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चुका है। अब देखिए, उसमें क्या शर्त आया कि भाई जो पेड़ कटेंगे, यहाँ पे इतने पेड़ कटेंगे, तो वहाँ पौधा लगाने का जगह नहीं, क्योंकि बड़कागांव में अभी 80-83 से भी ज्यादा कोल खनन कर्णपुरा में। हाँ, तो कर्णपुरा कोलबेड है। नहीं, हम सिर्फ बड़कागांव ही अगर जोड़ लीजिए, उसमें 83 नहीं है। टंडवा, पतरातू, केरेडारी, बड़कागांव और डाड़ी,
इन सब इलाकों को जोड़ेंगे तब 83 जो है कोल ब्लॉक होंगे। हाँ। तो इनको अलग अलग झारखंड के जिलों में पेड़ लगाने के लिए झारखंड सरकार ने जगह दी है कि भाई यहाँ से पेड़ अगर कटेगा एती होगा तो वहां लगाएंगे। अब बात ये आता है कि वहां चरफसला जमीन है, वहां के लोग गेहूं, चावल, गन्ना, प्याज, सब्जी ये सब उगाते हैं। रैयती जमीन का कहीं 20 कहीं 25 लाख रुपए आप दे रहे हैं, ठीक है। वो लोग का ये कहना है कि मान लीजिए किसी के पास आज 1 एकड़ भी जमीन है और वो अगर ले लेती है सरकार या कंपनी उसी रेट पे, तो एक तो है कि पैसा पोजीशन लेने में क्या है स्थिति वो समझ रहे हैं। 80% लोगों की सहमति होती नहीं है। कंपनी मोटिवेटर के नाम पे एक आदमी को गांव में घुसाती है, जो यहाँ से 10 आदमी को राजी किया, फिर वहां से 20 आदमी को राजी किया। अब दरअसल होता क्या है समझिए, जो लोग गांव पे आश्रित हैं जमीन पे, खेती बाड़ी पे, वो तो नहीं टूटते हैं, लेकिन जो लोग आश्रित नहीं हैं, बटैया में दे रहे हैं, वो उनको वो पैसा मतलब अगर बढ़ के मिले या 4 गुना रेट से मिले तो वो मतलब मान जाते हैं एक तरह से। तो वो मोटिवेटर जो कंपनी भेजती है वो गांव में घूम घूम के करती है बात लोगों से चोरी छुपे तरीके से। अब उनका भी बाइकाट होने लगा है वहां पे, तो वहां पे फोर्स केस कर देता है कि कंपनी वाले का कोई आदमी आया, अगर उससे बहस हो गई तो वो एक केस अलग बन जाता है। दूसरी बात की जो पब्लिक वहां पे कुछ अभी तकरीबन 350 से ज्यादा केस हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल। और सबसे हैरत की बात आप समझिए कि मान लीजिए कि एनटीपीसी से या अडानी पावर प्लांट के चलते कोई धरना प्रदर्शन एजिटेशन हुआ, चाहे कुछ सड़क जाम हुआ, वहां कंपनी का भी तो आदमी जाएगा ना बात करने की क्या प्रॉब्लम है, क्यों सड़क जाम की। वहां पहले पुलिस पहुंचती है, गांव वालों का ये कहना है, और पुलिस तुरंत बिना कुछ सुने समझे हटाती है, नहीं तो केस कर देती है, और केस करने से उसी दिन से ढूंढना शुरू कर देती है पब्लिक को कि कहाँ है, और सबको जेल भेज देती है। ये उनका आरोप है। अब इस बात को समझिए, एक तो कहते कि दूध का जला भी माठा फूंक के पीता है। एनटीपीसी के 3 प्रोजेक्टों का क्या हाल है। अब जीएम लैंड जहाँ पे जब तक रसीद कटा वो कटे भी, और जीएम लैंड पे मतलब उनके कई पुरखे खेती करते आ रहे हैं या बसे हुए, वहां का कीमत 3.5 लाख रुपए लगाया जा रहा है कि ये कहते हुए कि ये तो आपका जमीन है नहीं, सरकार का जमीन है। और 10 से लेके 22 लाख रुपया तक घर टूटने का। तो वो कह रहे कि अगर मेरा 1 एकड़ ही जमीन है और हम दे भी दिए तो 20 लाख रुपया में 25 लाख में तो राजधानी रांची में या हजारीबाग में 1 कट्ठा जमीन भी नहीं होगा। हम यहाँ 1 एकड़ दे रहे हैं, और अगर हम नहीं दे रहे हैं तो 4 फसल उठाते हैं। गन्ना का खेती होता है, सब्जी का खेती होता है, गेहूं का खेती होता है, धान का खेती होता है। तो ये एक समस्या में गन्ना और गन्ना की भी खेती है। 4 फसली जमीन है। तो एक तो वो है रेट का। दूसरी बात, आज ही कमिश्नर वहां बैठक किए हजारीबाग में, वो किस बिंदु पे किए, अडानी वाले मुद्दे पर नहीं, जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट रनिंग है वहां की समस्या। अब क्या है कि कंपनी ये कह रही है कि जब हमको अलॉट हुआ उस टाइम में जिसका एज 18 साल होगा हम उसी को नौकरी देंगे। अब उनका काम हो गया कितना साल, सोच लीजिए कि अगर मेरा बेटा 2005, 6 या 10 में 18 साल का नहीं होगा, अब 18 साल पूरा हो गया तो कंपनी उसको नौकरी देने से इनकार कर देती है सीधा। अरे नौकरी क्या देती है, अडानी का मामला आप गोड्डा में देखिए ना, वहाँ पे वहाँ लोग तो संघर्ष ही कर रहे हैं ना। अभी भी मंत्री ने वहाँ पे भले ही आंदोलन समाप्त करे। एनटीपीसी का बता रहा हूँ। एक ये है। दूसरी बात है कि जैसे फर्जी ग्राम सभा होता है उसी तरीके से एक फर्जी वंशावली भी तैयार हो रही है कई जगह, कि जमीन किसी और का और उसको बांट के पेमेंट कर दिया जाता है। अगर मामला कोर्ट में चला गया तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक उनको नहीं हटा दिया जाता है उनको वहां से। तो वो तो आप धांधली होने वाली धांधली पे बता रहे हो, वो तो आज जो डिस्कशन हुआ कमिश्नर ऑफिस में उसकी बात मैं बता रहा। तो लेकिन इन सब को कौन देखेगा। अब सवाल ये आता है, तो सवाल ये आता है कि जो कानून, तो कानून कहते हैं कि अच्छा तभी होता है जब उसको अच्छी नीयत के साथ उपयोग किया जाए।
ये अंबेडकर जी ने भी कहा था कि यह अच्छा होगा कानून तभी जब इसको अच्छी भावना के साथ अच्छे लोग इम्प्लीमेंट। अब हर कानून में कुछ ना कुछ इनके वकील सिस्टम इनके पास है। यहाँ का प्रशासन चूंकि किस तरीके से इन्वॉल्व होता है वो लोग जान रहे हैं। अब उन जो गांव वालों की बात होती है उसको या तो कम अक्सर नापा जाता है या कम कर दिया जाता है और रिपोर्ट जो है वो कंपनी के फेवर में यही आरोप तो लगा रहे हैं समिति वाले लोग। और आप देखिए कि कमतर तो बिल्कुल नहीं आंका जाना चाहिए। 2 सालों से संघर्ष चल रहा है और कितना मतलब शानदार कॉन्सेप्ट गांव वालों ने इजाद किया है। सर आप भी सुन करके चौंक जाएंगे कि ये जो 4 गांव के लोग हैं, दर्शकों को भी सुनना चाहिए, हाहे, गाली, बलोदर और गोंदलपुरा के, ये लोग का जो आंदोलन चल रहा है, सही गलत कौन सही है कौन गलत है वो तो सब कानून और सिस्टम तय करेगा और क्या होगा फ्यूचर में। लेकिन आप देखिए कि इन लोगों का आंदोलन 2 साल से लगातार चल रहा है और एक भी दिन ऐसा नहीं है जब लोग धरने पर वहां नहीं बैठते हैं। ग्रामीणों का ऐसा दावा है और स्थानीय जो पत्रकार साथी हैं वो लोग भी इस चीज को स्वीकारते हैं। अब वो इसके पीछे की रणनीति देखिए कि चारों गांव के लोगों को जो है अलग अलग महीने के लिए तय कर दिया जाता है। महिलाओं पुरुषों को इन सारे लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि फलाने दिन जो है 20 लोग बैठेंगे, अगले दिन ये लोग 20 लोग बैठेंगे। किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो रिप्लेसमेंट भी होता है। और जब खेती का, चूंकि 4 फसली खेती का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं थी, लेकिन ये जो 4 फसली खेती जो होती है जिसका मतलब है कि खेती पे ही पूरा जीवन है इन लोगों का। तो अब खेती के लिए धरना भी देना है, खेती भी करना है। तो जो लोग धरना दे रहे हैं उनकी खेती में कोई अड़चन नहीं हो सीजन वाइज, तो ये दूसरे गांव के लोग जाकर के, ये जो 4 गांव के जो लोग हैं आपस में ऐसा कोऑर्डिनेशन इन लोगों ने बनाया है कि वो लोग जाकर के जो है दूसरे का खेती करते हैं। मतलब आप समझिए कि कितना जीवटता के साथ ये लोग लगातार बैठे हुए हैं। आप इसको सही गलत को थोड़ा सा किनारे कीजिए, और गलत तो बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है। अपने हक अधिकार की लड़ाई तो लड़ना ही चाहिए। तो ये लोग जो है 2 साल से इस स्तर से लगे हुए हैं पांडे जी। देखिए आज वही तो उनका डर क्यों है। मान लीजिए कि अगर डिस्प्लेस हो रहा है कोई, ठीक है, एक जगह से हटके दूसरे जगह जा रहा है तो उसका ब्राइटर फ्यूचर मिले तो जाएगा। अगर उसका डार्कर फ्यूचर करके आप उसको भेज रहे हैं, कह रहे हैं एनटीपीसी के लोग हटे, वो कहाँ गए और उनका पैसा कहाँ गया जो मिला था वो किसी को पता आप एनटीपीसी पे इसको किनारे कीजिए ना। अभी आप गोड्डा में जो अडानी में जो नौकरी कर रहे थे लोग, जो आउटसोर्सिंग कंपनी में अडानी ने रखा, शुरुआत में बोला कि आपको नौकरी दी जाएगी और बाद में जैसा कि वहां के एम्प्लॉय का जो आरोप था, जो हम लोगों ने चलाया भी, कि रिद्धि सिद्धि में पहले कोई और दूसरी कंपनी थी और नोवा या करके कुछ, और उसको बाद में फिर से बोला जा रहा है कि आप रिद्धि सिद्धि में चले जाइए, जिसको लेकर के बहुत सारी राजनीति भी हुई और मंत्री संजय यादव ने धरना समाप्त करवाया। लेकिन हो क्या रहा है आप देखिए कि इन लोग तो गोड्डा पे भी तो देख रहा होगा लोग कि भाई गोड्डा में जो वहां पे लोग काम कर रहा है अडानी ग्रुप ही है, तो यहाँ पे माइनिंग अडानी ग्रुप को ही करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पे बहुत अच्छे तरीके से लोगों को रखा गया है और सारी व्यवस्थाएं हैं। अभी स्कूल नहीं खोला गया, अस्पताल नहीं खोला गया है वहां पे। जब सरकार की कंपनियां दगा कर रही हैं, मैं इस बात को कह रहा हूं, एनटीपीसी किसी के ऑनरशिप में नहीं है, वो तो सरकार का जब सरकार का सिस्टम जो माना जाता है वेलफेयर फॉर द पीपुल वेलफेयर स्टेट में है, जब वो इस तरीके का काम कर रही तो प्राइवेट वाले तो रौंद के चले जाएंगे। आप जिसका उदाहरण दे रहे हैं, और सिर्फ गोड्डा पावर का, पूरे झारखंड के लोगों को जहां जहां विस्थापन हुए उन सबके पास उदाहरण है। कई एक गांव उजड़ गया है, किसी को पता ही नहीं है। आप चाहे एचईसी बगल में देख लीजिए, एचईसी से लेके तमाम जितना भी विस्थापन हुआ, चाहे डैम का हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, एचईसी अब खात्मे की ओर है एक तरीके से, लेकिन विस्थापित लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। नहीं मतलब एक उदाहरण हम आपको देंगे जो हर विधानसभा में सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है। जो बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना हुई आजादी के ठीक बाद, और वहाँ जो विस्थापित हुए उनको कहीं बसने के लिए जमीन दी गई, लेकिन उस जमीन का उनको पट्टा नहीं मिला। अब वो कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहा है चूंकि उनका कोई आधार नहीं है
और ये बार बार मांग उठ रहा है विधानसभा में, जो वैसे लोगों को जो विस्थापित हुए दूसरे जगह उनको जमीन दे दिए, उस जमीन का पट्टा खतियान में तो बजाबता उसकी जाति धर्म सारे चीज लिखे होते हैं, और आरक्षण का लाभ उसी के आधार पर मिलता है, खतियान के आधार पर। तो ये लगातार मतलब आप समझ लीजिए जो आज़ादी के बाद मतलब आज 75 साल के बाद यह स्थिति है। तो ये तो मतलब कुल मिलाकर के हम लोगों की जो बातचीत है और जो समिति जो आंदोलन वहां पे कर रही है, जो समितियां, उन लोगों के मन में जो चीजें हैं वो तो एक पॉइंट पे अगर इतना तो जरूर है कि एक डर है, और वो डर है कि भाई जैसे तैसे करके उनकी जमीनें छीन नहीं ली जाए, क्योंकि इतिहास ऐसा ही रहा है। पांडे जी का भी कहना बहुत ही जायज है कि निजी कंपनियों को तो छोड़ दीजिए, जो सरकार का जो अपना जो सेटअप है, चाहे एचईसी ले लें, एनटीपीसी ले लें, या फिर बीएसएल कोई, जहाँ पे अभी बीसीसीएल का जो ये चल रहा है, तो ज्यादातर जगहों पे तो यही चल रहा है कि भाई लोग अब तक पीड़ित हैं। एचईसी अब खात्मे की ओर है, लेकिन वहाँ पे अब तक विस्थापन का जो दंश है वो लोग वहाँ के जो विस्थापित लोग हैं वो झेल रहे हैं। नहीं, अब इसमें ये मतलब बोलना चाहेंगे ज्यादा बोलने का इसमें, क्योंकि झारखंड इससे पूरी तरह से प्रभावित है। जो जहाँ भी लोग विस्थापित हो रहे हैं उनका सरकार और कंपनियों पर कोई विश्वास नहीं है जी, और ये बहुत सारे उदाहरण हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और अभी जो वहाँ के ग्रामीण हैं वो जिस विश्वास के साथ मतलब आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनका यह विश्वास बना रहे आगे भी, इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो विश्वास कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। जमीन का मामला तो स्टेट के पास ही है, ऐसा नहीं है कि जबरन तो सरकार के साथ साथ जो लोग इस आंदोलन को मतलब नेतृत्व कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। आप दूसरे ओर इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि ऐसा नहीं हो कि बाद में आंदोलन को ही मतलब जो एक आरोप लगते रहा है कि जो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं लोग वही, ऐसा नहीं हो कि कंपनियों के साथ उनका अपना एक अलग से व्यवस्था बन जाए। तो सर यह बोल रहे हैं कि भाई वो लोग जो अपना खेत अपना घर छोड़ करके 2 साल से वहां पे बैठे हुए हैं, उनके भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी आंदोलन कर रहे लोगों की भी है और सरकार की भी है, समाज की भी है, कि उनके मन में जो है एक भरोसा जगाया जाए। और बाकी जो विकास के लिए जो आपको लेना है आप लेते रहिए। शुक्रिया।